जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो पढ़े वो प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपकी एक समझ बने, उसके बाद ही आप लोग मेंस के क्वेश्चन डील कर पाओगे। और कुछ बच्चे जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा वो भी यही सोचते। तो दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखोगे, आपने कहीं से भी पढ़ा उससे ज़्यादा कुछ आपको मटेरियल वहां पर मिलेगा, इसलिए आप पुराने वीडियो जरूर देखिए ताकि आपकी एक समझ बने। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार मेंस से रिलेटेड पढ़ा था कि संविधान सभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई थी, क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया और उसका समाधान भी बताया। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या आलोचना कीजिए। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम लोग समझते हैं कि आलोचना क्या होती है और आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। कुछ ऐसे पुछल्ले शब्द हैं जिसको हम लोग कहें आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, विवेचना कीजिए, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, इन सब शब्दों से आप कैसे निपटो। लेकिन आप यहां पर समझो कि आलोचना का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ निकाले, मीनिंग निकाले, तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक मतलब निकलता है। लेकिन अगर हम लोग पुराने लोगों से बातचीत करें और जो हम लोगों के सीनियर्स है, जिन लोगों ने आरटीआई लगा के कॉपी देखी है या मैंने जैसे आरटीआई लगा के कॉपी देखी है, तो अगर आप लोग देखोगे तो आलोचना का कतई मतलब ये नहीं निकलता कि आप वहां पर नकारात्मक चीजें ही डालो। आपको एक बैलेंसिंग कंडीशन में चलना है, आपको उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट डालना है। मेनली 70% आप नकारात्मक पॉइंट डाल सकते हो, लेकिन 30% आपको वहां पर पॉजिटिविटी दर्शानी पड़ेगी। गुण और दोष को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हालांकि आलोचना का मतलब नकारात्मकता से ही निकाला जाता है, लेकिन जब आलोचनात्मक मूल्यांकन बोल रहे हैं तो वो तो अपने आप में कंप्लीट हो रहा है कि उसको सकारात्मक नकारात्मक बनाना है। लेकिन आपको वहां पर 30% पॉजिटिव पॉइंट डालना पड़ेंगे। आप लोगों को यूपीएससी में जितनी भी चीजें हुई, एमपीपीएससी में जितनी भी ये आरटीआई लगा के कॉपी देखी गई, उसके बाद पता चला है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या आलोचना कीजिए। सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्यों। किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई काम किया है तो उसको क्रिटिसाइज जैसे करते हैं, भैया मूवी आई है तो कैसी बनी, अच्छी बनी, खराब बनी, क्या कमियां हैं, क्या अच्छी है, अच्छा हाँ रणबीर कपूर का कुछ काम अच्छा था, इस तरीके से अपने को देखना है। तो संविधान सभा ने कुल मिला के हमारा संविधान बनाया 389 मेंबर्स में से, बाद में पाकिस्तान चले गए, 299 बचे। इस तरीके से हमको देखना है। तो देखो, पहला तो आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी मतलब हमारी जो संविधान सभा थी वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ऐसा कहना था महान विद्वान जेपी नारायण साहब का। कैसे? उनका यह तर्क था कि जो चुनाव है, आपका संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, हम लोगों ने देखा, उसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। तो इनका ऐसा कहना था कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और, इसको प्रतिनिधि निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं जरा बता देता हूं, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। और इसका इंग्लिश में क्वेश्चन, हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका होगा नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ, ऐसा जेपी नारायण साहब का कहना था। लेकिन अगर हम इसका व्यवहारिक रूप देखें, व्यवहारिक रूप देखने पे हम लोग क्यों इसका आधार नहीं था, तो तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी, उस समय सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, मुस्लिम लीग ने पहले से ही सांप्रदायिकता का माहौल वहां पर फैला रखा था, तो इस वजह से हम लोगों ने चुनाव कराना उचित नहीं समझा। फिर दूसरा, प्रत्येक दल जाति धर्म की भागीदारी थी, तो इसमें कोई व्यक्ति अगर चुन के आ रहा तो प्रत्येक दल जन भागीदारी सभी होगा। ये इसी वजह से क्या हुआ, चुनाव हम लोग इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, केवल चुनाव के आधार पर कि चुनाव नहीं हुआ था, इस आधार पर हम लोग नहीं कह सकते। सेकंड पॉइंट देखें, संप्रभुता का अभाव, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। संप्रभुता का अभाव मतलब नॉट अ सॉवरेन, मतलब ये सॉवरेन नहीं थी। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉवरेन क्या होता है। अच्छा, एक चीज और है, प्रतिनिधि क्या होता है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब हम लोगों ने उनको चुन के भेजा, प्रतिनिधि का मतलब ये होता है। तो संप्रभुता का अभाव मतलब नॉट अ सॉवरेन का मतलब होगा, संप्रभुता मतलब क्या, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है, सक्षम है, फैसले लेने में सक्षम है, वो स्वतंत्र है, किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं है। सॉवरेन का मतलब ये होता है, या किसी भी कंट्री के आगे आप लगा लो, सॉवरेन के आगे भारत, इंडिया बोल लो, या जर्मनी बोल लो, जापान बोल लो। तो सॉवरेन का मतलब क्या होगा कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या हो, सक्षम हो, फैसले लेने में वो स्वतंत्र है, और बाहरी राज्य का या बाहरी देश का उस पर कोई दबाव नहीं है। तो यहां पर चर्चिल साहब बौखलाहट के कारण कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो संप्रभु नहीं थी, उसमें संप्रभुता का अभाव था। उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि सभा का निर्माण जो है ब्रिटिश प्रस्तावों पर हुआ है। तो चर्चिल साहब ये कहते हैं। चर्चिल साहब के बाद में एम आर जयकर साहब भी कहते हैं, एम आर जयकर साहब से आप फेमिलियर हो,
डॉक्टर अंबेडकर के लिए इन्होंने सीट छोड़ी थी, ये आप लोग पहचानते हो इन लोगों को। तो चर्चिल साहब तो बौखला गए थे, इस बात का जवाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने, मैं आगे जाके बताता हूं किस तरीके से। लेकिन अभी समझो यहां पर कि संविधान का निर्माण ब्रिटिश प्रस्ताव पर नहीं हुआ है, चर्चिल साहब कह रहे हैं। दूसरा तर्क वो दे रहे हैं कि बैठक से पहले जो है ये ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपके चर्चिल साहब जब वापस से वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके पहले चुनाव हार जाते हैं। जब वो चुनाव हारते हैं तो एटली साहब आते हैं, और एटली साहब आते तो वो घोषणा करते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा गठित हुई है, और वगैरह वगैरह जो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में पढ़ा है। तो चर्चिल साहब तो अपनी बौखलाहट निकाल रहे थे, वो विपक्ष में थे। तो इस बात का जवाब राजेंद्र प्रसाद ने दिया। बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जब आप लोगों को संविधान सभा पढ़ाया था तब वहां पर मैंने आप लोगों को 1947 का एक्ट पढ़ाया था, जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। वहीं से तो हमको ये चीजें पता चलती है कि ये चीजें जो हमको बता रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत आप देखोगे तो वहां सिर्फ आलोचना करके रखी हुई है। ये बातें लिखी तो है, उसी टॉपिक में लिखी है, लेकिन आपको पता तब चलेगा जब आप उसको 3-4 बार रीड करोगे, समझ में आएगा अच्छा इस पॉइंट को यहां पर डालना है। तो दोस्तों 1947 का जो एक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि 1947 में भारत शासन जो अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, 18 में जूली आजाद हुई, ऐसे याद रखा था हमने, पीछे के वीडियोस आकर देखना, समझ में आएगा। उस एक्ट के तहत यह कहा गया कि हमारी जो संविधान सभा है वो संप्रभु है, विधायिका के रूप में काम करेगी, लेजिस्लेचर के रूप में काम करेगी, सोवरेन रहेगी। इसका मतलब यह है कि वो आंतरिक और बाह्य मामलों में सक्षम है, पुराने कानून को खत्म करने में सक्षम है, नए कानून लागू करने में सक्षम है। ये 1947 के एक्ट में कहा गया। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा संप्रभु नहीं थी? तो ये इसका क्या है, बचाओ। फिर उसके बाद करें, संचालन कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? चुने हुए और हमारे अध्यक्ष थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चाहे संविधान सभा को खत्म करते थे, जब चाहे संविधान सभा को बुला सकते थे। खत्म नहीं करते थे मतलब उसको क्या करते थे बंद कर देते, मतलब कार्यवाही अगर चल रही है तो कभी भी बुला सकते थे उसको। तो इसमें कहां ब्रिटिश सरकार आ गई? तो हमारी संविधान सभा संप्रभु थी, यह कहना बिल्कुल गलत बात है कि संप्रभु नहीं थी। तीसरा पॉइंट देखें, समय की बर्बादी। तो हमारे जो निजामुद्दीन साहब है, हमारे जो निजामुद्दीन अहमद साहब है, संविधान सभा के एक सदस्य, उनका ऐसा कहना था कि प्रारूप समिति ने जो काम किया है 2 साल 11 माह 18 दिन लिए हैं, इसमें इतना समय लगा दिया, उन्होंने समय की बर्बादी कर दी। और जो प्रारूप समिति है वो अपने काम करने में इतनी बहती चली गई है कि उन्होंने उसको अपवहन समिति कहा। मोस्ट एमपी फॉर प्रीलिम्स, ये जो लाइन है ये मोस्ट एमपी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है लेकिन ये लाइन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी काम की है। तो ये समझ में आना चाहिए कि आपको फैक्चुअल चीजें कहां पर आ सकती है। तो प्रारूप समिति जो है अपवहन समिति थी, उनका ऐसा कहना, मतलब अपने काम में इतनी बहती चली गई कि उसको एक संज्ञा दे दी गई है ना। क्या संज्ञा दे दी गई? अपवहन समिति के। इसका इंग्लिश वर्ड में प्रोवाइड करवा दूंगा। समय की बर्बादी, टाइम कंज्यूमिंग। इनका एग्जांपल था कि अमेरिका संविधान तो मात्र 4 माह में बन गया। इसका संविधान तो अमेरिका का संविधान 4 माह में बन गया। तो मेरे दोस्तों, अमेरिका का संविधान राज्य का अलग है और संघ का अलग है, और मात्र उसमें 7 आर्टिकल है, सबसे छोटा संविधान। और एक चीज और है, संविधान सभा के ही एक सदस्य ने यह बात का जवाब देते हुए तर्क दिया, यह बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं निजामुद्दीन अहमद साहब की बात से सहमत नहीं हूं। अभी अभी हम लोगों ने आजादी प्राप्त की है और हम लोग नए नए आजाद हुए हैं, तो हम लोगों के साथ में हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो अभी आजाद हुआ हमारे साथ में, उसका संविधान तो अभी तक बन नहीं पाया। और उसका संविधान बनने में दोस्तों, पाकिस्तान का संविधान बनने में आप लोगों को बताऊं 25 साल लग गए। 25 साल लगा दिए उन्होंने अपना संविधान बनाने में, तब उनका संविधान ठीक से नहीं बन पाया। और एक, ठीक है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, नहीं तो पता पड़ा उधर बह जाएंगे तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा और समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई 25 देशों के संविधान का अध्ययन, 25 साल लग गए उसको। इन लोगों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के जब संविधान का अध्ययन करेंगे, उसमें से जो छान के हम लोगों ने मटेरियल निकाला है, वो सारी चीजें हम लोगों के काम की है, वो का जो फालतू की चीजें हम लोगों ने निकाली है बाहर, तो समय तो लगना लाजमी था। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने बिना कुछ पढ़े डायरेक्ट लिख दिया संविधान में। अलग अजीब अजीब से भी मामले आए ना वहां पर सामने, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, तो कुछ सदस्यों का ऐसा कहना था कि हम भारत के लोग आगे लगा दो ईश्वर। तो एक संविधान सभा के सदस्य खड़े हो गए, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है तो मैं देवी में विश्वास करता हूं। तो सब लोग उनके ऊपर हंसने लगे, और ये हंसने लगे तो उनका ऐसा कहना था नहीं नहीं, वो एकदम सीरियस हो गए। जब ये ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो फिर मैं देवी का नाम लूंगा। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा क्या इसके ऊपर वोटिंग होना चाहिए?
तो फिर वही सदस्य खड़े हुए जिन्होंने ईश्वर का बोला कि ईश्वर की शपथ लेते हैं हम भारत के लोग वगैरह, ये करके उन्होंने जैसे ही बताया तो फिर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि चलो वोटिंग करवा ही लेते हैं। तो वोटिंग के पक्ष में मात्र 10-12 लोग खड़े हुए और क्या हुआ, फिर वोटिंग के खिलाफ तो बहुत सारे लोग थे। तो इस तरीके से ऐसे शब्द हटाए गए। तो ये चीजें हैं कि कई वर्ग, जाति और धर्म विचारधारा के लोग वहां पर थे। तो इतना विचार हुआ, धर्म के लोग थे, जाति के लोग थे, विचारधारा अलग अलग थी, तो समय की बर्बादी कैसे होगी। हम लोग क्या है, एकता में अनेकता में बंधे हुए हैं। तो साथ साथ में क्या होगा कि इन सब की विचारधाराओं को सुनना भी पड़ा, इस वजह से हमको समय लगा। दोस्तों आगे बात करें कांग्रेस का प्रभुत्व, तो सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही सभा। ग्रेनविल ऑस्टिन साहब आपको सपने में आना चालू हो जाएंगे आप जैसी पॉलिटी पढ़ोगे। तो कई कई जगह पर आपको ग्रेनविल ऑस्टिन साहब मिलेंगे। ये इनका ऐसा कहना था कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। इंग्लिश में एक बार बता देता हूं आप लोगों को, कांग्रेस का प्रभुत्व था डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, और ये हो जाएगा डोमिनेटेड बाय हिंदू। तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, मतलब सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है, ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसका बचाव करते हुए हम लोग बात करते हैं, इसका तर्क देते हुए हम लोग बात करते हैं कि तर्क दे रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि 208 सीटें किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन क्या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस पार्टी से थे? बिल्कुल नहीं। तो प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था? हमारा संविधान का प्रारूप तैयार करना। और पूरा काम किसने किया? प्रारूप समिति ने किया। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अकेले थे क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और 7 में से केवल 2 ही लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से थे। 1947 के बाद जब DP खेतान साहब की मृत्यु हुई तो TT कृष्णमाचारी साहब आए और KM मुंशी साहब तो पहले से ही थे। तो KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी साहब को यदि हम लोग छोड़ दें तो बाकी के जो 5 सदस्य थे वो कांग्रेस से नहीं थे। और BR अम्बेडकर साहब जो गांधी जी के कट्टर विरोधी और जवाहरलाल नेहरू से उनकी कभी बनती नहीं थी, और कांग्रेस के क्या है वो, मतलब उनकी कांग्रेस की विचारधारा के कट्टर विरोधी थे वो, उन्होंने हमारा प्रारूप तैयार किया। तो अगर कांग्रेस का प्रभुत्व था भी तो हमारा संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा में प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके सामने प्रारूप बनाने का काम था, जिसने इतना समय लिया, विचार किया, इतने संशोधन आए 7,500, उसमें से 2,500 संशोधन किए उसने क्या किया दोस्तों? तो कहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था? ठीक, आगे बात करें हिंदुत्व का प्रभुत्व, ये किसने कहा? विस्काउंट साहब ने। ये भी आलोचक में से एक है। फिर चर्चिल साहब बीच में कूद पड़े कि एक बड़े दल का एक बड़ा निकाय, ठीक है, एक बड़े दल का निकाय। एक बड़े दल का निकाय से उनका तात्पर्य वही कांग्रेस की ओर था। हिंदुत्व का प्रभुत्व बोल रहे हैं ये कैसे? इस बात का जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सभा में, भरी सभा में, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि चर्चिल साहब का ऐसा कहना है कि हमारी जो संविधान सभा है केवल एक ही कम्युनिटी के नुमाइंदगी लोग हैं वहां पर, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर, वो हिंदुत्व की सभा हम लोगों को कह रहे हैं। तो इस बात का जवाब देना चाहता हूं मैं चर्चिल साहब से, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी थे वहां पर। तो चर्चिल साहब का जवाब देते हुए सभा में उन्होंने कहा कि यहां पर मैं, हिंदू हमारे यहां पर 163 है सभा में, मुस्लिम हमारे यहां पर 80 है, SC 31, सिख 4, पारसी 3, एंग्लो इंडियन 3, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजाति 6, और उसमें भी 15 महिलाएं, और 15 महिलाओं में से भी बेगम एजाज रसूल जो है किसमें आती है? मुस्लिम महिला में। तो इतने नुमाइंदे हैं, इतने नुमाइंदे, अलग अलग कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं। इसको आपको याद नहीं रखना, ऐसा रट्टा नहीं मारना है, मेंस में ये सब नहीं डालना, आपको सिर्फ बता रहा हूं समझाने के लिए कि उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए चर्चिल साहब को ये बताया कि आप उसको हिंदुत्व का प्रभुत्व कैसे कहते हो? आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर मुस्लिम 80 लिखा है। सर आपने तो पिछली बार मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको 73 बताया था। तो मुस्लिम लीग पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम सदस्य कितने थे? 80, क्योंकि कांग्रेस में भी तो मुस्लिम लोग थे। तो इस तरीके से 80 वहां पर क्या थे? नुमाइंदे थे। ये हम लोगों को याद रखना है। आगे बात करें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब जटिल भाषा इसी के कारण होती है और बड़ा आकार भी इसी के कारण होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि इसमें वकील और राजनीतिज्ञ बहुत ज्यादा थे, उस समय वकालत काफी लोग करते थे, ठीक है, तो इसीलिए जटिल भाषा हो गई संविधान की और बड़ा आकार हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो काम जिस व्यक्ति का है वो काम वही कर सकता है। अगर आपको 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए दिया जाए तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो काम जिस व्यक्ति का वही कर सकता है। तो आप क्या किसान, मजदूर या अन्य वर्ग, हालांकि इसमें शामिल थे, ऐसा नहीं है, अब उसको डिवाइड करें कि किसान शामिल थे, हिंदू शामिल थे, पहले ही डिवीजन हम लोगों ने चर्चिल साहब को बता दिया। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो किसान, अन्य मजदूर वर्ग को यह काम इसलिए नहीं दिया गया कि ये काम इसका नहीं है। इसका सबसे शानदार तरीके से मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि हमारे जो फादर है वो भी सब्जी का ठेला लगाते हैं। तो अगर मैं उनसे बोलूं कि वो यहां पर PSC पढ़ाने आ जाए, अब आप बोलोगे कि आप इस तरीके से कर रहे हो, तो ये चीज समझना, मैंने खुद ने 7 साल सब्जी का ठेला चलाया है दोस्तों, लेकिन आप ये चीज है कि मैंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा।
तो पढ़ना अगर मैंने नहीं छोड़ा है तो पढ़ के ही तो सारी चीजें मैंने क्लियर की है, और ये फंडे इतने क्लियर हुए हैं, तो जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो कैसे कर पाएगा? तो मेरे फादर नहीं पढ़ा सकते, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो जो कुछ चीजें कर पा रहे हैं वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। उतनी मेहनत हम लोग अब नहीं कर पाते हैं, वो हमारा बचपन था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि वकील और राजनीति के प्रभुत्व है, ये बात सरासर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि इतनी बात से आप आलोचना कर सकते हो। तो ये था दोस्तों संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो प्रीलिम्स और मेंस वाला रहेगा वो, फिर इसके बाद वापस से फिर मेंस वाला जो पोर्शन रहेगा वो हम लोग करेंगे। दोस्तों एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज आप इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा संसाधन जुटा पाएं, ताकि हम हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के या जो अदर सब्जेक्ट्स है उनको भी धीरे धीरे चालू करना स्टार्ट करें। एमपी में इतना शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मेंस लेवल का, पर दोस्तों हमारे साथ में समस्या यह है कि संसाधन कम है। तो आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कर सके, ताकि हम धीरे धीरे संसाधन जुटा पाएं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।